Let's start our new chapter, Chapter 6, International Organization. In this chapter, we shall discuss the role of international organization after the collapse of Soviet Union. Then we shall examine how in the emerging world there were calls for the restriction of the international organization. Then the United Nations Security Council is an interesting case of reform process and its difficulties. Then we then turn the India's involvement in UNA and its view of Security Council reforms. So our first topic is why international organization. देखिए नीड क्या है, हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो ये बनाना पड़ा, क्यों बना, तो इसकी सिर्फ दो ही स्पेशली. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है वो पीस मेंटेन किया जा सके एंड प्रोग्रेस की जा सके, एंड जो भी प्रॉब्लम्स हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, उन्हें विदाउट एनी वॉर को हम सिर्फ डिस्कशंस के थ्रू से शॉर्ट आउट कर सकें. तो इसलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था. यूएन ने इसके सेकंड सेक्रेटरी जनरल ने ये कहा था कि द यूनाइटेड नेशन वाज नॉट क्रिएटर टेक ह्यूमैनिटी, कि हमें सिर्फ यूएन ने सिर्फ ये नहीं चाहता कि हमें ह्यूमैनिटी क्रिएट करनी है, ह्यूमैनिटी टू हेवन, बट सेव इट टू बी इट फ्रॉम हेल, कि हमें इसे हेल बनने से भी रोकना है. तो इसलिए यूएन ने क्रिएट हुआ था. तो इन दो कोट्स में यही बताया गया है कि ये हेल्प करेगा कंट्रीज़ को और कोऑपरेट करेगा बेटर लिविंग कंडीशन बनाने के लिए सभी को. देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके से भी हेल्पफुल है. लाइक किस तरीके से, जैसे कि अगर डिसीज़ हो जाती हैं, एग्जांपल अगर हम अभी करंट का ले लेते हैं, हमारी कोरोना जो प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर इससे रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो हम वर्ल्ड वाइड उसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं. तो डिसीज़ का एग्जांपल है, तो हम किसी भी डिसीज़ से शॉर्ट आउट करने के लिए, किसी भी कंट्री को कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे शॉर्ट आउट करने के लिए, उस प्रॉब्लम को भी वैक्सीनेशन जैसे बनाई जाती है उसमें भी ये हेल्पफुल होता है. ग्लोबल लेवल पे भी ये काम करेगा. और टेक अ ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट, इसमें भी ये काम करेगा. अगर ग्लोबल वार्मिंग है, उसके कुछ इफेक्ट्स हैं, जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है, इंक्रीज़ होने से ग्रीन हाउसेस, ये जो एटमॉस्फेयर है इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है जो कि डेंजर है. तो ये सभी तरीके से काम करेगा. देन अब इसमें सेकेंड टॉपिक है हमारा इवोल्यूशन ऑफ द यूएन. तो इवोल्यूशन किस तरीके से, देखिए पहले क्या था, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉज इनकरेज द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट्स. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें हमने क्या देखा था कि उसने इनकरेज किया था वर्ल्ड्स को. इसमें इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मैनी बिलीव दैट सच वर्ल्ड्स वुड हेल्प द वर्ल्ड्स अवॉइड वॉर. अब क्या था, ये जो वर्ल्ड्स से रिलेटेड, जैसे 2 वर्ल्ड वॉर हुई थी हमारी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड, हम इसे अवॉइड कर सकते हैं. तो इसका रिजल्ट निकला था, लीग ऑफ नेशन बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन ये अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाया. तो बाद में ये यूएन के नाम से ये चेंज हो गया और बाद में ये यूएन बना. तो देन इट कुड नॉट प्रिवेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 45, इसे ये रोक नहीं पाया था. कौन, लीग ऑफ नेशन. देन क्या हुआ था, इसमें बहुत सारे लोग मर गए थे, तो यूएन वॉज फाउंडेड एज ए सक्सेसर ऑफ लीग द नेशन. तो लीग ऑफ नेशन की जगह क्या बना, यूएन बना 1945 में. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखिए क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन में, यूनाइटेड नेशन में 51 स्टेट्स ने चार्टर्स एक्ट पे साइन किए थे. इसका जो यूएन स्टैब्लिश था, उस जिस टाइम पे स्टैब्लिश किया गया था 24 अक्टूबर 1945 पे, उस टाइम 51 स्टेट्स ने किए, लेकिन हमारे इंडिया ने भी 30 अक्टूबर आफ्टर अ 6 मंथ इसमें सिग्नेचर कर दिए थे. देन क्या था, ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी देखा है, और फैसिलेट करेगा, किस तरीके से कोऑपरेट करेगा स्टेट्स को, फंड्स भी प्रोवाइड कराएगा. ये अगर किसी चीज़, अगर वॉर है, वॉर को भी ये रोकेगा कि ये वॉर नहीं करनी है. सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कराएगा. द यूएन हैज़ 193 मेंबर स्टेट एट प्रेजेंट. अगर हम देखें तो बाद में या अब तक यूएन में 193 मेंबर्स हैं, जिसमें 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं. ठीक है, तो यूएन काउंसिल देयर आर 5 परमानेंट मेंबर. दीज आर, कौन से हैं 5 परमानेंट मेंबर, यूनाइटेड स्टेट, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना. देखिए जो इसके रिप्रेजेंटेटिव हेड हैं, सेक्रेटरी जनरल, जो कि आज एट प्रेजेंट एंटोनियो गॉटर्स है. द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल इज एंटोनियो गॉटर. 1 जनवरी 2007 को ये सेक्रेटरी जनरल्स बने थे, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे पुर्तगाल के. देन
द UN कंसिस्ट ऑफ मैनी, UN ने क्या करा था, बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर्स किए थे और एजेंसीज भी थी, जैसे कि वॉर और पीस को लेके डिस्कशन होंगे, मेंबर्स के बीच, स्टेट्स के बीच डिस्कशन किए गए, किस तरीके से हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल को भी इसमें लिया गया, सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज़ को भी डील किया गया। इसके अलावा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि अलग अलग फील्ड्स में भी वर्क किया गया। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफॉर्म ऑफ द UN आफ्टर द कोल्ड वॉर। देखिए इसमें क्या रिफॉर्म हुआ, ये मेनली 2 टाइप से इसमें रिफॉर्म्स चाहते थे, 2 चीज़ों को इन्होंने फेस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, एंड द सेकेंड इज रिव्यू द इशू फॉल विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन 2 चीज़ में ये चाहते थे कि रिफॉर्म्स हो, और रिफॉर्म्स हुए भी थे। तो हमारा फर्स्ट क्या है, ऑन द रिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोसेस को लेके, यानी कि स्ट्रक्चर को लेके, जो ये स्ट्रक्चर का प्रोसेस है इसे लेके रिफॉर्म किया गया था। इसमें ये डिस्कशन हुआ था कि ये जो हमारी कंट्रियां हैं, जो इसमें 5 परमानेंट कंट्री है, ये नंबर ऑफ पीपल को बढ़ाया जाए, नॉन परमानेंट 10 कंट्री जो हैं उन्हें भी इंक्रीज़ किया जाए। तो UN सेक्रेटरी काउंसिल परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर, सो दैट द रियलिटीज़ ऑफ द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स आर बेटर रिफ्लेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो बेटर होगा बहुत। अगर हम इसमें नंबर ऑफ कंट्रीज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस टाइप से इंक्रीज़ करना है, मेंबरशिप इंक्रीज़ करनी है, जैसे कि एशिया से भी ले लेते हैं, अफ्रीका से भी ले लेते हैं, साउथ, मतलब जितने हमारे कॉन्टिनेंट है एटलीस्ट उतनी तो हम इसमें कंट्री इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है जुरिडिक्शन का क्या था कि ये चाहते थे कि पीस और सिक्योरिटी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाए, रोल अच्छे से करे, जैसे कि डेवलपमेंट में, ह्यूमैनिटी में, हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, इन चीज़ों में भी काम होना चाहिए। सो फाइनली क्या होता है, UN एस्टेब्लिश होता है 1945 में, इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखिए आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर हुई थी, तो कोल्ड वॉर के बाद इसकी बहुत सारे चेंजेस आए थे। लाइक विच टाइप ऑफ चेंजेस, द सोवियत यूनियन हैज़ कोलैप्स्ड हो गई थी। US उस टाइम की स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बन चुकी थी। रिलेशनशिप रशिया के साथ द रिलेशनशिप बिटवीन द रशिया एंड द सक्सेसर ऑफ द सोवियत यूनियन US से मच मोर कोऑपरेटिव, रिलेशनशिप कोऑपरेटिव बन चुके थे। चाइना फास्टेस्ट इमर्जिंग ग्रेट पावर बन गई थी। इकोनॉमी ऑफ एशिया ग्रोइंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट, मैनी न्यू कंट्रियाँ ज्वाइन हो गई थी UN में, और a new set of challenges confront the world, चेंजेस आ गई थी, लाइक जियोनाइसाइड, सिविल वॉर, एथिक कॉन्फ्लिक्ट, टूरिज्म, न्यूक्लियर, इस टाइप के बहुत सारे इसमें वो आ चुके थे, चैलेंजेस आ चुके थे कि इन्हें फेस किस तरीके से करना है। तो इन दिस सिचुएशन इन 1989 वॉज द कोल्ड वॉर वॉज एंडिंग, इन सबको देखते हुए कोल्ड वॉर का एंड हो गया था। देन यहाँ पे हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम अपना बाकी का लेफ्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।